हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भावना घर का सारा काम कर ही रही होती है कि तभी वो अपनी बहू अंजू को आवाज लगाती है। अरे बहू, कहाँ है तू? मैंने घर का सारा काम भी कर दिया और तेरी अब तक आंखें नहीं खुली। मैंने सारे काम कर दिए, अब उठकर खाना भी खा ले। माँ जी, आपने काम कर लिया तो मुझे क्यों बोल रही हो? मुझे जब उठना होगा मैं तभी उठ जाऊंगी। आप अपना काम करो ना, मुझसे ज्यादा बकवास मत करो। बहू, मैं तेरी बुराई के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो बस तुझे खाने के लिए बोल रही हूँ। इतना भी नहीं होगा क्या अब? माँ जी, जब मैं आराम कर रही होती हूँ ना तभी आपको इतनी दिक्कत होती है। ठीक है बहू, अगर तुझे इतनी ही ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, जो करना है कर ले। भावना को अपनी बहू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अंजू भी वापस से सोने लग जाती है। अंजू अपनी सास की ना कोई बात सुनती और ना ही अपनी सास की जरा सी भी इज्जत करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अंजू टीवी देख रही होती है और वहीं भावना अपनी बाजार से सब्जियां लेकर अपनी पड़ोसन हेमा के साथ घर आती है कि तभी भावना को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। अरे बहू, देख तो जरा, तेरी सास को चक्कर आ गए हैं, जरा इसे डॉक्टर के पास ले जा। रुको आंटी, मैं अभी डॉक्टर को फोन कर देती हूँ, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो करना है जल्दी से कर। बेचारी भावना इस उम्र में इतना सारा काम करती है, तू अपनी सास पर रहम नहीं खा सकती जरा सा भी? तू भी कभी अपने हाथ पैर चला लिया कर। आंटी जी, मैं अपने हाथ पैर चला कर ही डॉक्टर को फोन करूंगी और आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंजू जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भावना का चेकअप करने लगते हैं। चेकअप करने के बाद ये पता चलता है कि भावना गर्भवती है। ये खबर सुनकर तो अंजू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। माँ जी, आपको इतना टाइम कब मिला कि आपने मेरे लिए छोटा देवर को लाने की प्लानिंग भी कर ली? अरे आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में भी ये सब करते हुए? बहू, इसमें शर्म वाली क्या बात है? तेरी सास कोई पहली बार थोड़ी ना गर्भवती हुई है जो उसे शर्म है। जिस शर्म की बात तू कर रही है ना, ये शर्म कुछ साल पहले ही आ जाती तो तू इस घर में बहू बनकर नहीं आती। आंटी जी, आप हमारे घर के मामलों में क्यों आ रही हो? माँ जी को अपने पोता पोती खिलाने की उम्र में खुद गर्भवती बनना है और अब मैं इन्हें कुछ बोलूं भी ना, ये तो गलत है ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही गलत है। बेचारी सास दिन रात अपनी बहू के लिए घटती रहती है, लेकिन फिर भी बहू को कोई भी कदर नहीं है। सास जिसका सहारा बनना चाहिए बहू को, वो उसे ताने दे रही है। कोई बात नहीं है माँ, अभी इसका गुस्सा करना भी जायज है इस तरह से, लेकिन धीरे धीरे बहू का गुस्सा शांत हो जाएगा। अब तू भी जा अपने घर में, तुझे भी तो 100 काम होंगे ना। भावना हमेशा से ही अपनी बहू का साथ देती रहती थी, भले ही वो गलत क्यों ना हो। लेकिन ये सब अंजू को नहीं दिखता था। वो हमेशा से अपनी सास को नीचा दिखाती और सुनाती रहती। जब अपनी सास की गर्भवती होने की खबर अंजू को लगी तब वो अपनी सास का जीना ही हराम कर देती। कुछ दिनों बाद घर में राशन नहीं था तो भावना अपनी बहू के पास जाती है। बहू, घर में जरा सा भी राशन नहीं है, जा तो जरा मार्केट से राशन ले आ। माँ जी, राशन नहीं है तो आप मुझे क्यों राशन लाने को कह रही हैं? आप भी तो राशन ला सकती है ना। बहू, तू तो जानती है ना कि मैं गर्भवती हूँ, ऐसी हालत में राशन कैसे ला सकती हूँ? हाँ, तो आप गर्भवती भी तो अपनी मर्जी से ही हुई हो ना, अब इसमें लाचार या बेबस क्यों बन रही हो? ठीक है बहू, तुझे अपनी सास का अपमान करना है तो कर, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोच। मैंने कभी तुझसे कोई काम करने को नहीं कहा, ये बात तू अच्छे से जानती है। हाँ, तो अब आप ही करो ना। आप मुझे कोई काम करने को बोल भी कैसे सकती हो? बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर बात को मान लूँ। अपनी सास को इतना सारा काम करते हुए देखकर भी अंजू को अपनी सास पर जरा भी तरस नहीं आता और वो बिल्कुल निठल्लों की तरह आराम फरमा रही होती है। कुछ दिनों बाद अंजू, भावना का पति मनोज, भावना का बेटा अजय तीनों साथ में बैठकर टेबल पर खाना खाते हैं और भावना खाना लाती है। अरे माँ, आप ये काम क्यों कर रही हो? आपको तो पता है ना, इस हालत में जितना आराम करो बच्चे के लिए उतना अच्छा होता है। अरे फिर भी आप काम कर रही हो। अरे ये सब तो अंजू भी कर लेगी। गर्भ से माँ जी हैं और काम करूँ मैं, ये कौन सी बात हुई? ये तुम क्या बोले जा रही हो अंजू? जरा तुम माँ को देखो। अरे कितनी तकलीफ है उन्हें, फिर भी बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले सारे काम किए जा रही है। और एक तुम हो कि मस्त आराम से बैठी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
अरे किस बात की शर्म? शर्म तो माँ जी और पिताजी को आनी चाहिए। जिस उम्र में बच्चों के बच्चे होते हैं उस उम्र में इन दोनों को प्यार करना है। अब कर ही लिया है तो खुद ही संभालें। यही अगर माँ की जगह ना तुम गर्भवती होती और माँ ने तुम्हें ये सब कहा होता तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? अरे मेरी तो यही उम्र है, इसी उम्र में तो हमें बच्चे करने चाहिए। अब क्या खुद बेड पर पड़े रहने की उम्र में पालने में बच्चे को झूला झुलाएं हम? सच में अंजू, तुम्हारा दिल ना इतना पत्थर हो गया है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है यार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और मुझे भी शर्म आनी चाहिए कि मैंने तुमसे शादी की है। अपनी माँ बाप की करतूतों पर भी थोड़ी बहुत शर्म कर ली होती तो ज्यादा अच्छा होता। बस कर अजय, तू बहू को क्यों खामखा इतना सुनाए जा रहा है? अरे बहू की अपनी भी जिंदगी है, वो क्यों अपनी सास के पीछे पीछे ही लगे? और अब चुप कर जाओ और शांति से खाना खाओ। अच्छा हुआ मेरी माँ इतनी मेहनती है ना कि कभी उन्हें ना किसी पे ना डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई काम करना हो ना तो वो खुद कर लेती है, वरना ना मेरी माँ की जगह कोई और होती ना तुम तो उनका जीना दुश्वार कर देती। अपने पति से इतना सुनने के बाद भी अंजू को अकल नहीं आती और वो अब भी अपनी सास की किसी भी काम में मदद नहीं करती। दिन निकल रहे थे और अब सब कुछ अकेले ही भावना को करना पड़ रहा था। कुछ दिनों बाद भावना सीढ़ियों से गिर जाती है। बहू, अजय कोई बचाओ मुझे। भावना की आवाज अंजू को साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अपनी सास को देखने के लिए बिल्कुल भी बाहर नहीं आती और भावना दर्द से तड़पते तड़पते वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। कुछ देर बाद जब आस पड़ोस के लोग आते हैं तो भावना को मरा हुआ पाकर अजय और भावना के पति को फोन करके बुलाते हैं। उन दोनों के आते ही हेमा उनके पास आती है। बेटा अजय, मनोज जी, भावना अब इस दुनिया में नहीं रही और उसका बच्चा भी नहीं बचा। क्या? ये खबर सुनकर तो अजय और मनोज दोनों बहुत रोने लगते हैं और कुछ देर बाद में हाथ में चिप्स का पैकेट लेकर अंजू वहाँ आती है। अंजू को वहाँ देखकर अजय और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो गुस्से में अंजू को एक जोर से थप्पड़ मारता है। तुम्हारे इस निठल्लेपन के कारण मुझसे आज मेरी माँ छीन गई। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? माँ जी इस दुनिया में नहीं रही? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो वो बार बार मुझे आवाज लगा रही थी। माँ ने दर्द में आवाज लगाई होगी, लेकिन तुमने मेरी माँ की बातों का जवाब तक नहीं दिया। अरे मेरी माँ को देखने भी नहीं आई तुम। अरे मेरी माँ बेचारी दर्द के मारे तड़प तड़प के मर गई और तुम। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। माँ जी मुझे माफ कर दो माँ जी। माफी मांग रही हो? हाँ, माफी मांग रही हो? अब तुम्हारे माफी मांगने से मेरी माँ जिंदा हो जाएगी क्या? हाँ, जिंदा हो जाएगी? नहीं होगी। मेरी माँ जा चुकी है, मर चुकी है मेरी माँ। सिर्फ तुम्हारे कारण, आज तुम्हारे कारण मैं अपनी माँ से दूर हो चुका हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। जब मेरी माँ को जरूरत थी मेरी, मैं तो उनके आखिरी समय भी मैं उनके पास नहीं था। अरे घिन आती है मुझे कि मैंने तुमसे शादी की और तुम निकल जाओ मेरे घर से। और आज के बाद कभी अपना चेहरा मत दिखाना मुझे नफरत हो गई है तुम्हारे चेहरे से। आज के बाद तुम मर चुके हो मेरे लिए। अजय अंजू को घर से निकाल देता है। अंजू भी अब खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। रंगीली बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की थी, जिसको हमेशा बन-ठन कर रहना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा सोकर भी टिप टॉप ही उठा करती थी और ये सब देखते हुए एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, अरे हद है, कोई तुझे देख ले तो ये कह नहीं सकता कि तू सोकर आई है। कोई सुबह सुबह इतना सुंदर कैसे लग सकता है? सच बता, कितना मेकअप लगा कर आई है तू सुबह सुबह? अरे माँ, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी रंगीली इतनी सुंदर लगती है, मेकअप करती है, वैक्स करवा कर रखती है। मेरे लिए कितनी आसानी से रिश्ता मिल जाएगा ना, आप सोच भी नहीं सकती। हाँ, ठीक है, लेकिन घर के भी कुछ काम सीख ले, वरना तेरे ससुराल वाले बोलेंगे कि बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं। अच्छा माँ, ठीक है, मैं सारा काम सीख लूंगी। अभी मैं अपनी सहेली पाखी के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, कुछ घंटों में लौट आऊंगी। अच्छा टाइम से आना, आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं, देर मत करियो, चल जा। केसरी से बात करके रंगीली मूवी देखने के लिए निकल जाती है और रणवीर सिंह की मूवी देखकर जब वो वापस आ रहे होते हैं तो रंगीली की सहेली पाखी कहती है, यार रणवीर शर्टलेस कितना सुंदर लग रहा था ना। हाँ यार, मुझे भी ना ऐसा ही पति चाहिए जिसकी चेस्ट पर एक भी बाल ना हो। कितना हॉट लग रहा था, बिल्कुल चिकन के लेग पीस जैसा। मन कर रहा था कि खा ही जाऊं।
अच्छा उसे छोड़, ये बता कि आज तुझे लड़का देखने आने वाला है, तो कैसा लड़का चाहिए तुझे? मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो क्लीन शेव हो, हमेशा वैक्स करवा कर रखता हो, बिल्कुल ऐसा। रंगीली ऐसे ही अपने सपनों के राजकुमार की बातें करते हुए अपने घर निकल जाती है और पाखी भी अपने घर चली जाती है। और उसके बाद जब वो घर आती है तो कुछ घंटों बाद नहा धोकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद गोल्डन अपनी माँ संतरा के साथ उसे देखने आता है। रंगीली बहुत सुंदर थी तो गोल्डन को उसे पसंद करना तो बनता ही था, लेकिन गोल्डन ने फुल स्लीव शर्ट पहनी थी, जिस वजह से उसकी त्वचा जरा भी नजर नहीं आ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी जो रंगीली को पसंद नहीं आती, फिर भी वो उसका व्यवहार देखकर उसे पसंद कर लेती है। वक्त बीतता है और दोनों की रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। रंगीली अपने ससुराल आती है, जिसके बाद वो जब कमरे में बैठी अपने पति गोल्डन का इंतजार कर रही होती है, तभी गोल्डन हाफ स्लीव टी शर्ट में कमरे में आता है और उसे देखकर रंगीली कहती है, ये सब क्या है गोल्डन जी, आपके हाथों पर इतने बाल क्यों हैं? तुमको पसंद आए ना? लो ये देखो, देखो मेरी छाती पर भी बहुत बाल है, और बाल तो मर्दों की निशानी होती है। मैं ना अनिल कपूर का बहुत बड़ा फैन हूँ, देखो मेरा लुक भी उनकी तरह है। वेट वेट, मैं ना रणवीर सिंह की फैन हूँ। मुझे वैक्स करवाने वाला पति चाहिए, ये बाल बढ़ाने वाला पति नहीं। तो आपको मेरे पास आने से पहले वैक्स करवानी पड़ेगी। गोल्डन ये सब सुनकर उदास हो जाता है और जाकर सो जाता है, जिसके बाद वो ऑनलाइन कई वैक्स की वीडियो देखता है, जिसमें वो देखता है कि लोगों को वैक्स से बड़ा दर्द होता है और इस वजह से वो वैक्स की हिम्मत नहीं जुटा पाते। दिन बीतते हैं और रंगीली अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन रंगीली और गोल्डन की दूरियां रंगीली की सास संतरा भाप जाती है, जिसके बाद वो अपने पति से कहती है, जी सुनिए, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ है जो बहू बेटे के बीच में सही नहीं है? क्या कहना चाह रही हो तुम? सारी उम्र मैंने तुम्हारी पहेलियां सुलझाई हैं, लेकिन अब मेरे बस की ये सब नहीं है, इसीलिए साफ साफ बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि रंगीली और गोल्डन एक दूसरे से दूर रहते हैं। क्या आपको लगता है कि हमको उन दोनों से बात करनी चाहिए इस बारे में? तुम सही बोल रही हो। चलो एक काम करते हैं, तुम बहू से इस बारे में बात करो और मैं गोल्डन से बात करता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ जी, ये अच्छा है। और फिर हम कुछ देर में इसी कमरे में मिलते हैं और दोनों बच्चों को एक करने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं। जिसके बाद कल्लू गोल्डन से और संतरा रंगीली से बात करने जाती है और बात करके उन्हें असली कारण भी पता चल जाता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से अपने कमरे में मिलते हैं और संतरा कल्लू से कहती है, आखिर गोल्डन की मर्जी है कि उसे अपने शरीर पर वैक्स करवानी है या नहीं। मुझे लगता है कि रंगीली की जिद बेकार है। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम रंगीली को समझा सके। आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मुझे इस बारे में अकेले में गोल्डन से बात करनी ही पड़ेगी, तभी कोई रास्ता निकलेगा। ये बोलकर संतरा अपने कमरे से बाहर आती है और गोल्डन को अकेले बालकनी में खड़ा देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है, बेटा, तेरे पापा ने मुझे बता दिया है कि तेरे और रंगीली के बीच किस बात को लेकर बहस बनी हुई है। अब आप ही बताइए ना माँ, मैं क्या करूँ? मैंने शुरू से अपने हाथों और छाती पर बाल रखे हैं, आज तक नहीं कटवाए, और वो वैक्स की बोल रही है। आपको पता है उसमें कितना दर्द होता है? नालायक, मैं एक औरत हूँ, मुझे तो पता ही होगा ना कि उसमें कितना दर्द होता है। फिर आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ जो रंगीली इस बात को समझ जाए। बस इतनी सी बात, कोई भी बीवी अपने पति को दर्द में नहीं देख सकती, तो उसके पास वैक्स लेकर चला जा और उसको ही बोल कि तेरे हाथों पर वैक्स कर दे। आपको लगता है ये आइडिया काम करेगा? तो मैं करके देख लेता हूँ। गोल्डन अपनी माँ की बात मानकर रंगीली के पास कमरे में वैक्स लेकर जाता है और कहता है, लो रंगीली, तुमको बाल नहीं पसंद ना? लो, बन गया मैं तुम्हारा वैक्स करवाने वाला पति। चलो अब तुम खुद मेरे हाथ पर वैक्स कर दो। सच्ची? आप मेरे लिए अपने बाल वैक्स कराने के लिए तैयार है? इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? प्यार करता हूँ तभी तो शादी की ना, लेकिन अब इससे पहले कि मेरा विचार बदले तुम वैक्स कर दो। ये सुनकर रंगीली खुशी खुशी वैक्स गर्म करती है और वैक्स करने वाले चम्मच से वो वैक्स गोल्डन के हाथों पर लगाती है और पट्टी लगाकर उसे खींचती है और गोल्डन जोर से चिल्लाता है,
आई माँ, मर गया, मरा 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 मरा। कितना गर्म है, कितना दर्द हो रहा है वैक्स से। रंगीली देखती है कि गोल्डन रोने लगा है और वैक्स करने वाली जगह बिल्कुल लाल हो गई है। और ये सब देखकर वो अपने मन में कहती है, बस रंगीली, प्यार तो सीरत से होता है, सूरत से नहीं। और गोल्डन जी भी तुझे कितना प्यार करते हैं। वैक्स करवाने वाला धोखेबाज पति हो, इससे तो अच्छा है मेरा वैक्स ना करवाने वाला पति कितना लॉयल है। रंगीली ये सोचकर गोल्डन को वैक्स नहीं करती और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए गोल्डन जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं मैं तो समझ ही नहीं पाई। आप मेरे लिए वैक्स का दर्द तक झेलने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन मैं ही अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम चाहो तो मेरी वैक्स कर दो। जो भी मुझे दर्द होगा मैं सह लूंगा। आखिर मैं तुम्हारी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। नहीं गोल्डन जी, अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं जान गई हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये बोलकर रंगीली गोल्डन को प्यार से गले लगा लेती है और उसके गाल पर किस करती है, जिसके बाद उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। और एक दिन गोल्डन अपनी माँ के पास आकर उससे कहता है, माँ, मेरी शादी को महीना हो गया है और मैं रंगीली को कोई तोहफा देना चाहता हूँ। आप बताओ ना क्या दूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप ही कुछ बता दो ना माँ। संतरा ये सुनकर उसके कान में एक तरकीब बताती है और गोल्डन भी खुश हो जाता है। और शाम को जब वो घर आता है तो उसके मुंह पर एक नकाब होता है, जिसे देखकर रंगीली कहती है, क्या बात है गोल्डन जी, आपने अपने चेहरे को नकाब से क्यों ढका है? सब ठीक तो है ना? कोई एलर्जी हुई है क्या आपके चेहरे पर? दिखाओ तो। ये सुनकर गोल्डन अपना नकाब हटा देता है और रंगीली देखती है कि गोल्डन ने अपनी मूंछें हटवा ली हैं और वो अब और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखकर रंगीली खुश हो जाती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। भले ही गोल्डन उसके लिए वैक्स करवाने वाला पति ना बन पाया हो, लेकिन क्लीन शेव पति जरूर बन जाता है और दोनों उसके बाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी प्यार से बिताते हैं। ये कहानी है एक साधारण लड़के की, जो स्कूल के टाइम पर एक पढ़ाकू लड़का था और लड़के ने 2019 में अपना स्कूल पूरा करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। ऐसे ही एक दिन वो तैयार होकर कॉलेज जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और वो उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जतिन को ये नहीं पता था कि वो लड़की उसी की क्लास की है। और उसे क्लास में देखकर जतिन कहता है, आप इसी क्लास में स्टडी करती हो क्या? हाँ, मैं इसी क्लास में पढ़ती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतिन है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ ठीक है। वो दोनों एक ही मुलाकात में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और फिर ऐसे ही दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। दिन खत्म होने पर दोनों साथ जाने लगते हैं और जतिन सड़क पार करके दूसरी ओर चला जाता है और ज्योति को रुका देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? मुझसे सड़क अकेले पार नहीं की जाती। क्या तुम भी ना? तभी जतिन उसके पास जाकर उसे सड़क पार करवाता है और उसे देखकर कहता है, क्या यार, तुम भी ना सड़क पार नहीं की जाती क्या? नहीं, मुझे डर लगता है। ठीक है, मैं हूँ ना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, थैंक्स जतिन। इतना कहकर ज्योति प्यारे से स्माइल देती है और जतिन उसे देखता रह जाता है। फिर दोनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। तभी वो दोनों पलटते हुए एक दूसरे को देखकर घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। फिर एक दिन एक बदमाश लड़का ज्योति को छेड़ने लगता है और वो जतिन के पास जाकर बोलती है, जतिन, उस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की, तुम कुछ करते क्यों नहीं? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो। जतिन गुस्से में उस बदमाश लड़के के पास जाकर उसे अच्छे से सबक सिखाता है। ये देखकर ज्योति बहुत खुश होती है और कहती है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अच्छा, सच में? मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ? हाँ, सच में। कॉलेज खत्म होने पर दोनों साथ में घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इस बार ज्योति जतिन से पहले सड़क पार कर लेती है और जतिन उसके पास जाकर कहता है, अरे वाह, तुमने तो मुझसे पहले ही सड़क पार कर ली। हाँ, तुमको क्या लगा मेरे से एक सड़क पार नहीं होगी? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, लगना भी नहीं चाहिए, वरना देख लेना। देख ही तो रहा हूँ। इतना कहकर ज्योति और जतिन घर को चले जाते हैं। दोनों का मन
एक दूसरे से इतना ज्यादा लग गया था कि दोनों घर पर भी फोन पर बातें करते। ज्योति यार, हम दोनों हर काम साथ में करते हैं कि घर पर कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ यार, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बस कॉलेज की बातें याद आ रही हैं। हाँ यार, कोई बात नहीं, कल मिलेंगे ना तब बात करेंगे। इतना कहकर दोनों फोन रख देते हैं। अगली सुबह दोनों कॉलेज के लिए तैयार होकर कॉलेज जाते हैं, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो दोनों को कुछ बात ही करनी नहीं आती और दोनों एक दूसरे पर हंसने लगते हैं। इतनी देर में टीचर आकर दोनों से कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों की क्लास नहीं है क्या? मैम, क्लास है ना मैम। अच्छा, तो दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बस बात कर रहे थे। रुको, अभी तुम दोनों को बताती हूँ। जतिन के इतना कहते ही टीचर उसकी तरफ बढ़ती है। तभी दोनों वहाँ से भागकर क्लास में जाते हैं और ज्योति जतिन से कहती है, आज तो बच गए हम, वरना तो और क्या जरूरत थी ये बोलने की कि बातें कर रहे हैं। अरे यार, मजे ले रहा था, मुझे थोड़ी ना पता था मैम गुस्सा हो जाएंगी। आज तो कर लिया, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, वरना मैं तुम्हें बताऊंगी। बस यार, अब नहीं करूँगा, ठीक है? हाँ ठीक है। तभी क्लास की एक लड़की दोनों से कहती है, तुम दोनों कहाँ थे? सर पूछ रहे थे। हम दोनों बस आ ही रहे थे, बाहर थे हम। फिर कुछ दिन बाद ज्योति क्लास में जतिन को देखने लगती है। तभी जतिन उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? मुझे क्यों देख रही हो? अपना काम करो। कर तो रही हूँ, तुम्हें क्या पता मैंने कितना काम किया है। हाँ तो करो ना, मुझे क्यों देख रही हो? ठीक है, कर रही हूँ। दोनों के बीच प्यार भरी तकरार शुरू होने लगती है। दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ कहकर चिढ़ाते रहते। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज के दोस्त मिलकर एक क्लब में पार्टी करने की तय करते हैं। वो दोनों भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जतिन ज्योति से कहता है, ज्योति, हम दोनों क्लब में जा रहे हैं, तो तुम मेरी पार्टनर बनकर चलोगी? क्या यार, ये भी कोई बोलने वाली बात है? तुम्हारे अलावा मैं किसके साथ जा सकती हूँ? हम दोनों साथ ही में जाएंगे। तुम क्या पहनकर जाओगी? पता नहीं यार, लेकिन पार्टी में कुछ नया पहन कर जाऊंगी। तो मेरे साथ चलना शॉपिंग करने, ठीक है? ठीक है, चलूंगा। दोनों पार्टी की शॉपिंग के लिए मॉल में नए कपड़े लेने जाते हैं। तभी ज्योति को एक ड्रेस पसंद आती है और वो जतिन से कहती है, जतिन देखो, ये ड्रेस कितनी अच्छी है ना? हाँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम करो, तुम ये ड्रेस ट्राई क्यों नहीं करती? तब अगर अच्छा लगा तो खरीद लेंगे। बोलो, क्या कहती हो? ठीक है, मैं ये ड्रेस ट्राई करती हूँ, तुम बताना कैसा है। ठीक है, तुम ये ड्रेस ट्राई करो। ज्योति वो ड्रेस लेकर और ड्रेस पहनकर जतिन के सामने आती है तो जतिन उसे देखता रह जाता है, मानो कि कोई परी उसके सामने आई हो। कि तभी ज्योति जतिन के पास आकर कहती है, जतिन क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? बोलोगे भी कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक बार तो तुमको देखकर ऐसा लगा कि समय रुक सा गया हो। बस तुम दिखाई दे रही हो। अच्छा, ऐसा क्यों? बताओ जरा। नहीं, तुम नहीं समझोगी। ये सुनकर ज्योति शर्मा जाती है और दोनों ड्रेस को खरीदकर मॉल से चले जाते हैं और दोनों क्लब जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर मिलने को कहते हैं। अगली सुबह जतिन तैयार होकर ज्योति को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। जतिन को कुछ समझ नहीं आता कि उसका फोन क्यों बंद है और वो खुद से कहता है, ज्योति का फोन बंद क्यों आ रहा है? समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो घर से निकल गई हो और रास्ते में होगी, तभी फोन नहीं उठा रही होगी। चलो फिर मैं क्यों रुका हूँ, मैं भी चलता हूँ, मिलकर पूछ लूंगा। ये कहकर जतिन घर से निकलता है और रास्ते में सोचता रहता है कि उससे मिलूंगा तो अपने दिल की बात बोल दूंगा। और इतनी देर में जतिन मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन ज्योति वहाँ भी नहीं थी। तो वो अपने दोस्त से पूछता है, यार ज्योति कहाँ है? दिख नहीं रही है। नहीं यार, वो अभी तक आई कहाँ है? तुम दोनों तो साथ में आने वाले थे ना, तो कहाँ है वो? कल तो हमने साथ में शॉपिंग की, फिर वो अभी तक नहीं आई और फोन भी उसका बंद आ रहा है। अब क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। जतिन उसका काफी इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आती। जतिन दोस्तों के कहने पर उनके साथ क्लब तो जाता है, पर उसको वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी पार्टनर जो नहीं आई थी। शाम को वो पार्टी से घर आते हुए सोचता है, कल कॉलेज तो आएगी ना, फिर पूछूंगा कि क्लब पार्टी में क्यों नहीं आई। कॉलेज में जाकर उसे वहाँ ना पाकर जतिन बहुत परेशान हो जाता है और वो टीचर और अपने दोस्तों से ज्योति के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन ज्योति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। जतिन क्लब में उसको अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर वो उसको नहीं बता पाता क्योंकि उस दिन के बाद वो नहीं मिलती। जतिन को उसकी बहुत याद आ रही थी।
उसका स्टडी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर वो सोचते हुए बोलता है, यार जतिन, कितना टाइम हो गया है, लेकिन ज्योति का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। लेकिन अब तो अपनी स्टडी पर फोकस कर, जब ज्योति आएगी तो बात होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन ज्योति कॉलेज आती है, लेकिन उसके चेहरे की चमक पहले की तरह नहीं थी। वो कुछ डरी सी हुई थी। तभी जतिन की नजर ज्योति की तरफ जाती है। जतिन उसको देखने लगता है। जैसे ही ज्योति उसकी तरफ देखती है तो जतिन अपना काम करने लगता है। ज्योति को जतिन का बर्ताव अच्छा नहीं लगता और वो चली जाती है। लेकिन उसके चले जाने के बाद जतिन को समझ आता है कि वो जतिन से कुछ कहने आई थी, पर जतिन का बर्ताव देखकर चले गई। जतिन को बाद में एहसास होता है कि ज्योति को उसकी मदद की जरूरत थी, पर जतिन ने उससे बात तक नहीं की। इसीलिए दोस्तों, अगर तुम्हारे दिल में कुछ हो तो सही समय का इंतजार मत करो। जब तुम अपने दिल की बात करोगे तभी तो सही समय पर सही चीज होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।